नमस्कार साथियों, आप सभी का आज इस क्लास में स्वागत है। आज हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसकी तीसरी क्लास आज हमारी होगी। तो पहले हम संरचनात्मक प्रकार्यवाद पढ़ चुके हैं, तो दूसरी क्लास में हमने मेलोवंस्की के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। आज हम रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इनका संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या है, इन्होंने संरचना और प्रकार्य का क्या अर्थ दिया है, क्या परिभाषा दी है, इनके सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, इन्होंने संरचना के कितने प्रकार बताए हैं, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है, और यूनोमिया और डिस्मोनिया की अवधारणा क्या है, और कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम मेलोवंस्की के बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आज हम रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जितने भी संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांतकार है, जिसमें स्पेंसर है, दुर्खिम है, मर्टन है, पार्सन्स है, इन सब पे हमारी क्लासें हो चुकी है। ये दो थिंकर्स बचते थे। तो आज हम रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में चर्चा करते हैं। इनका जन्म 17 जनवरी 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 17 जनवरी 1881 में इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और इनका जो जीवन काल था वो 24 अक्टूबर 1955 तक चला था, और इनकी मृत्यु वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अध्यापन किया था, और रिवर्स एवं हेडन के संपर्क में आने की वजह से इनका जो रुझान है वो मानव शास्त्र की ओर हुआ था। इनको नर जाति अध्ययन करने के लिए, मानव शास्त्रीय अध्ययन करने के लिए 1906 के अंदर स्कॉलरशिप मिली थी, छात्रवृत्ति मिली थी। तो 1906 से लेकर, जब ये छात्रवृत्ति मिली थी, उसके बाद से लेकर 1908 तक अंडमान अपना जो द्वीप समूह है भारत का, उसमें इन्होंने क्षेत्रीय कार्य किया था और तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य पे बल दिया था। तुलनात्मक यानी दो जनजातियों के या दो संरचनाओं के बीच में तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, इस बात पे इन्होंने विशेष बल दिया था। हाँ, एप्लीकेशन पे कोर्स है वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट मींस 99% कंप्लीट होगा। हो सकता है भूल से कोई एक आधा टॉपिक बच जाए। तो ब्राउन ने जो अपना संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, वो दुर्खिम से प्रेरित होकर दिया था, दुर्खिम से प्रभावित है। इनके जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत पे दुर्खिम की छवि है वो देखी जा सकती है। और ये सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रिमिटिव सोसाइटी में दिया था। इनकी पुस्तक है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना एवं फंक्शन प्रकार्य, प्रिमिटिव सोसाइटी, आदिम समाजों में संरचना एवं प्रकार्य। तो ये संरचना और प्रकार्य दोनों का अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इनको संरचनात्मक प्रकार्यवादी कहते हैं। इनकी जो ये अवधारणा है, जो सिद्धांत है संरचनात्मक प्रकार्यवादी, वो जीव विज्ञान से लिया गया है। किससे लिया गया है? जीव विज्ञान से लिया गया है। मैंने वैसे पहले भी बताया था कि जब हम संरचनात्मक प्रकार्यवाद की बात करते हैं तो वो जीव के समान, यानी हमारी बॉडी है, ये हमारी स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के क्या क्या प्रकार हैं। जैसे हाथ है, हाथ का प्रकार्य कुछ अलग है, आंखों का प्रकार्य कुछ अलग है। प्रकार्य का मतलब क्या होता है? परिणाम। कल बाद में मुझसे पूछा था कि प्रकार्य का अर्थ क्या होता है, तो मैंने वीडियोज में ही बताया था कि प्रकार्य का मतलब होता है परिणाम, यानी वो क्या रिजल्ट देता है। तो ये जीव विज्ञान से ग्रहण की गई अवधारणा है जो रेडक्लिफ ब्राउन की है। और ये मानव शरीर और समाज, जीवित साम्य और समाज दोनों को स्वीकार करते हैं, और ये कहते हैं कि संरचना एवं प्रकार्य की अवधारणा का उपयोग तभी किया जा सकता है जब हम ये स्वीकार करें कि समाज और साम्य यानी शरीर है वो एक जैसा है, उनकी कार्य प्रणाली एक जैसी है। जिस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होती है और प्रत्येक स्ट्रक्चर के जो प्रत्येक अंग है उसका एक अलग कार्य होता है। अगर हम इन दोनों को स्वीकारते हैं, इनकी समानता को स्वीकारते हैं, तभी हम संरचनात्मक प्रकार्यवाद को लेके चल सकते हैं, अन्यथा नहीं लेके चल सकते। यानी दोनों को
समानता को स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहां से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? इन्होंने कहां अध्ययन किया था? अंडमान द्वीप समूह का अध्ययन किया था। कब से लेकर कब तक अध्ययन किया था? इन्होंने तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य पे जोर दिया। इनकी जो समाज ये सिद्धांत है वो किससे प्रेरित है? इनकी जो ये सिद्धांत है वो किस पुस्तक में है? जीव विज्ञान से ये तुलना करते हैं नहीं करते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि साम्य एवं समाज की समानता के कारण ही संरचनात्मक प्रकार्यवाद है वो विकसित हुआ है। अब क्या है, हम इनका अर्थ जान लेते हैं कि संरचना और प्रकार्य का अर्थ क्या है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं संरचना। संरचना का जो अर्थ बताया है ब्राउन ने, वो बताया है कि सामाजिक संरचना के जो अंग हैं, जो भाग हैं, जो पार्ट्स हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर होती है तो स्ट्रक्चर होती है उसकी अलग अलग पार्ट होते हैं। ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर है तो इसके अलग अलग पार्ट हैं। जैसे अभी मेरे पास ये पेन है तो पेन की स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, और कोई चेयर होगी या कोई टेबल होगी तो उसकी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होगी। तो यानी जो अंग है, जो भाग है, जो पार्ट है स्ट्रक्चर के, वो व्यक्ति ही है। क्या है? व्यक्ति ही है। अब जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं की तुलना है वो व्यक्ति से वो की जा सकती है। वीडियो रुक रुक के चलता है, हो सकता है आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो, हमारी तरफ से तो नेट शायद कोई दिक्कत नहीं है, बाकी को भी अगर आ रही है तो बताना। तो ये क्या है कि सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य है या व्यक्ति ही है। अब अगर हम व्यक्ति को अंग मान के चलते हैं तब क्या है, सामाजिक संरचना मूर्त हो जा सकती है, क्योंकि हम व्यक्तियों को देख सकते हैं। हम क्या है, व्यक्तियों को देख सकते हैं। तो जब सामाजिक संरचना के अंग अगर व्यक्ति है तो हम देख सकते हैं, यानी ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना क्या है, मूर्त है। तो प्रश्न आ सकता है किसने सामाजिक संरचना को मूर्त माना? बाकी कुछ लोग हैं वो अमूर्त मानते हैं, यानी सामाजिक संरचना को देखा नहीं जा सकता। एक संरचनावाद आता है जिसमें लेवी स्ट्रास का जिक्र आता है, हम उसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो संरचना के जो अंग है वो क्या है, संस्थात्मक रूप से, क्या है, संस्थात्मक रूप से और नियमित संबंधों द्वारा, नियमित संबंधों द्वारा एक व्यवस्थित रूप से है या क्रमबद्ध तरीके से है। क्या है, क्रमबद्ध तरीके से है, यानी जो स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से है। अगर नहीं होंगे तो फिर स्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाएंगे। जैसे हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल के 4 पाए होते हैं, उसके ऊपर एक सपोर्ट होती है। तो क्या हम सपोर्ट को यानी स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, व्यवस्थित नहीं करेंगे? या फिर हम एक मकान की तुलना कर सकते हैं, संरचना की बात करते हैं तो मकान की तुलना की बात है वो कर सकते हैं। तो एक मकान की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर उन अलग अलग पार्ट्सों को व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तो क्या एक मकान की स्ट्रक्चर बन सकती है? कभी नहीं बनेगी। एक ढेर होता है जिसमें सीमेंट होगी, ईंटें होगी, बजरी होगी, सीमेंट और लोहा होगा या सरिया होगा, जो भी कुछ होगा, तो वो अगर व्यवस्थित नहीं होंगे तो वो कभी भी मकान की स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगी। तो इसी प्रकार से जो ब्राउन है वो कहते हैं कि ये व्यवस्थित और क्रमबद्धता है, सामाजिक संरचना के अंग है वो क्या है, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक जो संबंध है इनके जाल को ही सामाजिक संरचना कहते हैं। क्या है, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों के जाल को ही सामाजिक संरचना मानना है। तो ये तो संरचना की बात हो गई। अब क्या है, प्रकार्य किसे कहते हैं? ब्राउन ने प्रकार्य किसे कहा है कि प्रकार्य किसी सामाजिक तत्व का, यानी किसी सामाजिक तत्व का मतलब किसी पार्ट का। तो वैसे अगर बॉडी की बात करें तो हाथ का इस बॉडी को क्या योगदान है, इस जीभ का इस बॉडी को क्या योगदान है, इन आंखों का इन बॉडी को क्या योगदान है। इसी प्रकार से समाज के जो अलग अलग पार्ट हैं, परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, संस्थाएं हैं, एजेंसियां, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस प्रकार्य का, उस तत्व का, उस प्रकार्य में क्या योगदान है, उस सामाजिक व्यवस्था में क्या योगदान है। तो सामाजिक व्यवस्था की कार्यशीलता के रूप में अगर कोई वो व्यवस्था तत्व योगदान देता है तो उसे ब्राउन ने प्रकार्य कहा है। तो यानी ये क्या है, एक इकाई का पूर्ण इकाई को, एक इकाई का यानी जो पूर्ण इकाई है समाज, उसकी एक इकाई का उस पूर्ण इकाई में क्या योगदान है,
वही प्रकार्य है। तो सामाजिक व्यवस्था के सभी अंग मिलजुल कर कार्य करते हैं। सामाजिक संरचना के यानी जो बॉडी के सारे अंग मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के सभी अंग मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, इसलिए ब्राउन ने इसको क्या कहा है? प्रकार्यात्मक एकता कहा है। क्या कहा है? प्रकार्यात्मक एकता कहा है। तो प्रकार्यात्मक एकता क्या उदाहरण किसने दी? ब्राउन ने दी। रुक रुक के हो सकता है किसी के पास नेट की प्रॉब्लम हो, इस वजह से हो सकता है। अगर आए तो कमेंट करते रहिए, हम यहां पे चेक है वो करवा लेंगे। वैसे आज की हमारी क्लास है वो YouTube पे भी जाएगी। आज की क्लास, आगे जो क्लासेज होगी उनमें से कुछ क्लासेज है वो केवल ऐप पे होगी और कुछ क्लासेज हैं वो YouTube पे होगी। तो ऐप के माध्यम से हम पूरा का पूरा सिलेबस करवाएंगे, YouTube पे सारी क्लासें आपको उपलब्ध आगे से नहीं रहेगी। तो ब्राउन ने क्या कहा है कि संरचना एवं प्रकार्य अलग अलग हैं लेकिन एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सामाजिक संरचना के लिए इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है स्वरूप शास्त्र, मॉर्फोलॉजी। क्या किया है? मॉर्फोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि अंगों के प्रकार, स्वरूप, संरचना आदि आते हैं और प्रकार्य के अंदर सामाजिक प्रकार्य के लिए इन्होंने सामाजिक शरीर शास्त्र शब्द का है वो प्रयोग किया है, जिसमें प्रकार्य नैतिकता, कानून, धर्म, सरकार, शिक्षा आदि आते हैं। एक नजर हम डाल लेते हैं कि संरचना किसे कहते हैं। मैं भूल गया था कि संरचना किसे कहते हैं और सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था। तो संरचना शब्द है वो सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया था द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर। और इसका अर्थ होता है बनावट या ढांचा। संरचना का अर्थ क्या होता है? बनावट या ढांचा। और इनको आपस में क्या करना? व्यवस्थित करना। तो यानी समाज के विभिन्न अंगों को व्यवस्थित क्रम में करना, यानी संबंधों की एक व्यवस्था है सामाजिक संरचना। वैसे संरचनात्मक प्रकार्यवाद और प्रकार्यवाद में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों को ज्यादातर जो विचारक हैं वो एक पर्यायवाची शब्द के रूप में लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? ठीक है। तो संरचनात्मक विश्लेषण में सामाजिक व्यवस्थाओं के जो संरचनात्मक पक्ष होते हैं, जिनकी हम अभी चर्चा कर चुके थे, उन पे बल दिया जाता है। और जैसे कि पार्सन्स की एक पुस्तक है द सोशल सिस्टम, इसी प्रकार से मेरियन जे लेवी की पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, समाज की संरचना। समाज की संरचना में ये संरचना पे बल देते हैं। और जैसे इमाइल दुर्खिम है, इन्होंने प्रकार्य पे ज्यादा बल दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्राउन है वो संरचना किसे कहते हैं। अगर हम इसके प्रमुख विशेषताओं की बात करें, इमाइल दुर्खिम का जो संरचनात्मक प्रकार्यवादी सिद्धांत है उसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो एक एक लाइन आप ध्यान से देखना। प्रत्येक लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो ब्राउन क्या कहते हैं कि सामाजिक संरचना स्थायी है। क्या है? सामाजिक संरचना स्थायी है, लेकिन जो इसके अंग है, अंग यानी व्यक्ति को इन्होंने अंग माना है। तो व्यक्ति तो बदलते रहते हैं लेकिन सामाजिक संरचना नहीं बदलती है। तो सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी है, वो भी बदलती है लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं। तो सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी है, लेकिन इसके जो अंग हैं वो परिवर्तितशील है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जा सका है। तो इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की जनजातियों का अध्ययन किया था, इसमें इन्होंने इस तथ्य को स्थापित किया था। सामाजिक संरचना मूर्त है क्योंकि सामाजिक संरचना के अंग व्यक्ति और व्यक्ति को हम देख सकते हैं। इसके जो निर्माणक तत्व है वो क्या है? व्यक्ति है। प्रत्येक सामाजिक संरचना भिन्न होती है। समाज से नहीं, प्रत्येक समाज की सामाजिक संरचना भिन्न होती है। भिन्न क्यों होती है? क्योंकि जो सामाजिक संरचना है वो किससे प्रभावित होती है? वो स्थानीय विशेषताओं से, स्थानीय भौगोलिक विशेषताओं से, विशिष्ट सांस्कृतिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। इसलिए प्रत्येक समाज की जो सामाजिक संरचना होती है वो कुछ मात्रों में अलग होती है।
अब लेवी स्ट्रास और इनके बीच में कुछ वाद विवाद भी आएगा, वो हम जब संरचनावाद पढ़ेंगे उसमें करेंगे। तो दुर्खिम प्रकार्य को समाज की आवश्यक दशा कहते हैं। क्या है? दुर्खिम ने प्रकार्य को समाज की आवश्यक दशा क्या है, क्या कहा है कि ये समाज के लिए आवश्यक है, और ब्राउन इसे समाज के जीवित रहने के लिए या अस्तित्व के लिए आवश्यक दशा मानते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवाद को जो ब्राउन है वो जीवित रहने की या अस्तित्व की आवश्यक दशा कहते हैं, और वो मानव शास्त्रियों को कहते हैं कि ये आवश्यक दशाएं कौन सी है, इनका अध्ययन करना चाहिए। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दुर्खिम की समाज की आवश्यक दशाओं के स्थान पे ब्राउन ने किस शब्द का प्रयोग किया? सामाजिक संरचना के अध्ययन से आशय क्या है कि वास्तविक विद्यमान संबंध, यानी जो व्यक्ति है उनके बीच में वास्तव में कौन से संबंध है, उन संबंधों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना कहते हैं। ये हमारा अभी जो कोर्सेज अगर कोई लेना चाहता है तो हमारा स्पेशल एक नवरात्रि पे ऑफर चल रहा है जिसमें 40% छूट दी जा रही है, यानी लगभग अगर कोई 3000 का कोर्स होगा तो वो आपको 1800 रुपए में मिल जाएगा। तो अगर कोई अभी इन 5-7 दिनों के अंदर कोर्सेज को परचेज करेगा तो उसको 40% की छूट रहेगी। आगे ये छूट नहीं मिलने वाली है, अभी नवरात्रों पे ही ऑफर है, ये सीमित है, उसके बाद में ये छूट है वो नहीं मिलेगी। आगे है संरचना के प्रकार। तो ये बात होगी, अब संरचना कितने प्रकार की होती है? तो संरचना के ब्राउन ने 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार, एक वास्तविक संरचना, एक सामान्य संरचना। अगर आप ब्राउन को पढ़ोगे तो ये प्रश्न बार बार आएगा कि किसने सामान्य संरचना और वास्तविक संरचना में अंतर किया, किसने सामान्य संरचना और संरचनात्मक रूप में अंतर किया, किसने कहा कि सामाजिक संरचना निरंतर बदलती रहती है, किसने कहा कि सामाजिक संरचना के अंग बदलते रहते हैं, सामाजिक संरचना नहीं बदलती रहती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन है, उसमें आपको ब्राउन ही करना होगा। तो वास्तविक संरचना क्या होती है? तो ये व्यक्तियों से मिलकर बनती है, इसमें परिवर्तन होने के कारण ये बदलती रहती है। एक है सामान्य संरचना, तो इसके अंदर व्यक्तियों के अंदर जो नियम होते हैं, समाज के अंदर कानून होते हैं, प्रतिमान होते हैं, इनको लिए इन्होंने क्या कहा कि सामान्य संरचना है और ये अपेक्षाकृत स्थायी है, ये बदलती रहती है क्योंकि ये व्यक्तियों से मिलकर बनती रहती है। व्यक्ति आज है, 50 साल बाद में खत्म हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। तो सब वास्तविक संरचना है वो बदलती रहती है, सामान्य संरचना है वो नहीं बदलती है। तो इस प्रकार से इन्होंने सामान्य संरचना और वास्तविक संरचना में अंतर किया, या सामान्य संरचना और संरचनात्मक स्वरूप में अंतर किया है, और ये कहते हैं कि सामाजिक संरचना है या सामाजिक संरचना के अंग है वो निरंतर परिवर्तितशील रहते हैं, और जो सामाजिक संरचना के स्वरूप है, जो सामान्य संरचना है, सामान्य संरचनात्मक स्वरूप है, उसमें परिवर्तन कम होता है। जब वो कहते हैं कि सामाजिक संरचना को बदल नहीं सकते, तो उनका तात्पर्य होता है सामान्य संरचना से, और वास्तविक संरचना है वो बदलती रहती है। जब ये कहते हैं ना कि सामाजिक संरचना निरंतर बदलती रहती है, तो इसका तात्पर्य है वास्तविक संरचना बदलती रहती है। और वो कहते हैं कि सामान्य संरचनात्मक स्वरूप में बहुत कम अंतर आता है, यानी सामान्य संरचना में अंतर बहुत कम आता है, ये अपेक्षाकृत स्थायी होती है। आगे है नातेदारी से संबंधित इनके अध्ययन है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो ब्राउन ने अफ्रीका की, इनकी मृत्यु भी अफ्रीका के अंदर हुई थी, अफ्रीका की थांगू और बांटू जनजाति का अध्ययन किया, और यहां पे इन्होंने नातेदारी संबंधों को देखने का है नजदीक से प्रयास किया। तो उन्होंने क्या कहा? नातेदारी को क्या कहा कि नातेदारी सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवस्था है। क्या है नातेदारी? सामाजिक मान्यता प्राप्त एक व्यवस्था है। और नातेदारी के 2 प्रकार की एकता बताई थी, सहोदर एकता और वंश एकता। क्या? सहोदर भाईचारे वाली एकता और वंश परंपरा की एकता। एक क्षैतिज और एक कह सकते हैं इसको लंबवत। लंबवत है वो वंशीज वाले हो जाएगी, सहोदर है वो क्षैतिज एकता हो जाएगी। तो नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे नातेदार सम्मिलित होते हैं जो विवाह एवं रक्त संबंधों से एक दूसरे से
संबंधित होते हैं। यानी दो प्रकार की इन्होंने क्या की, संबंधों की बात की, एक विवाह संबंधी नातेदार और एक रकत संबंधी नातेदार। आपके आईटी नंबर से ठीक करवाना पड़ेगा। आगे है, इन्होंने सामाजिक एकीकरण की चर्चा की। इन्होंने सामाजिक एकीकरण की चर्चा की और 3 तत्व बताए जो सामाजिक एकीकरण में योगदान देते हैं। कितने तत्व योगदान देते हैं? 3 प्रकार के तत्व है वो योगदान देते हैं। वैसे अगर लाइव में प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो क्लासेज हैं वो आपने अगर कोई कोर्सेज परचेज किया है तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगी, अगर नहीं किया है तो उनको फिर ये लाइव क्लास है बाद में दिखाई नहीं देगी, उनके लिए केवल अभी तक ही है। आगे है, तो इन्होंने 3 एकीकरण के 3 तत्व बताए थे। एक नातेदारी या सहगोत्रता व्यवस्था, वंशावली यानी जो वंश संबंधी एकता है, और ये नातेदारी संबंधी एकता होगी, और धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान, ये 3 तत्व हैं जो सामाजिक एकीकरण में योगदान देते हैं। एकीकरण यानी एकता बनाए रखते हैं। तो नातेदारी से एकता बनती है, वंशावली से नाते बनती है, और धार्मिक अनुष्ठान से सामाजिक एकता में वृद्धि होती है। आगे है यूनोमिया और डिस्नोमिया की अवधारणा। ये अंग्रेजी की शब्दावली है जो ब्राउन ने दी है। यूनोमिया का अर्थ होता है प्रकार्यात्मक, यानी संरचना, ऐसी संरचना जो प्रकार्य कर रही है, वो प्रॉपर काम कर रही है, उस जो स्वच्छ अवस्था में है उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। दूसरी उन्होंने किया है डिस्मोनिया। डिस्मोनिया यानी सामाजिक संरचना की ऐसी अवस्था जिसमें बार बार बाधा आ रही है, रोगग्रस्त अवस्था। तो ये कुछ इसी प्रकार की है जैसा कि मर्टन ने कहा था। क्या कहा था मर्टन ने? प्रकार्य और दुष्प्रकार्य। इसी प्रकार से मेरियन जे लेवी ने भी कहा था यू फंक्शन और डी फंक्शन। यू फंक्शन का मतलब, इसको लेवी ने क्या कहा था? यूनोमिया को मेरियन जे लेवी ने क्या कहा था? क्या कहा था? यू फंक्शन। फंक्शन मतलब प्रकार्य। और डिस्मोनिया को क्या कहा था? डी फंक्शन। क्या कहा था? डी फंक्शन। और इसी प्रकार से मर्टन ने इसको क्या कहा? प्रकार्य। और इसको क्या कहा? दुष्प्रकार्य। तो ये हो सकता है कि इनमें तुलना है वो पूछ ली जाए। तो यूनोमिया का अर्थ है अंगों के बीच में सामंजस्य है, प्रकार्यात्मक एकता बनी हुई है। और डिस्नोमिया का अर्थ है कि प्रकार्यात्मक विसामान्यता, यानी प्रकार्यात्मक व्यवस्था थी, एकात्मक था, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। और ये कहते हैं कि जैसे ही ये स्थिति आ जाती है तो समाज है, वो सामाजिक संरचना है, वो यूनोमिया की ओर बढ़ने लगती है और तुरंत ही सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर लेती है। मॉक टेस्ट डेली नहीं मिलेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट डेली नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जितने टॉपिक्स हैं उनमें अच्छे खासे प्रश्नों के मैं 2 टॉपिक लेता हूं और 2 टॉपिक से लगभग 100 प्रश्न लेके चलता हूं। तो टॉपिक वाइज लगभग 3-3.5 हजार प्रश्न हो जाएंगे। और अदर मिलाकर कुछ अन्य होते हैं जो टॉपिक्स में नहीं आते किसी में, उनको लेकर 30 जून 2013 तक लगभग 15,000 प्रश्न, लगभग 15,000 प्रश्न, यानी 150 मॉक टेस्ट, 1500 मॉक टेस्ट, 1500 मॉक टेस्ट में डाल चुका हूं। तो टेस्ट की तरफ से आप निश्चित रहें, पर डेली का नहीं हो पाता है, डेली क्लासेस लगानी होती है और फिर टेस्ट होता है। तो ये हो सकता है कि एक दिन क्लास हो जाए, एक दिन टेस्ट हो जाए। आगे है, और ये परिवर्तन इससे कई बार वो कहते हैं ना सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी होती है। तो वो कहते हैं कि ये जिस स्थिति आती है तब सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। जब विघटन उत्पन्न होता है तो तुरंत संरचना है वो किसकी तरफ बढ़ती है? व्यवस्था को बनाए रखने के रूप में बढ़ती है। अब है, अगर इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, संरचना एवं प्रकार्य आदिम समाजों में, 1952 के अंदर। ये सबसे महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है। अब इनका क्या पूछा जा सकता है? कालक्रम पूछा जा सकता है कई बार, या इन्होंने पुस्तकों का कालक्रम पूछा जा सकता है
कई बार, क्योंकि हम दोनों के बीच में अगर तुलना करके देखें ब्राउन और मेलोवंस्की के अंदर, तो ये लगभग समकालीन है। लेकिन अगर मैं एक चीज आपको समझाने में सफल रहा तो आप भी मान के चलना कि आप सफल रहेंगे। एक पर्सन मैंने कल पढ़ा था कि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। संस्कृति क्या है? मानवीय आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। मानवीय आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। यह कथन किसने कहा? अगर प्रश्न आ जाए कि जो संस्कृति है वो मानवीय आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है, यानी संस्कृति है वो मानवीय आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में विकसित होती है, तो यह कथन किसने कहा? किसने कहा यह कथन? बताइए आप में से कोई। कल ही अगर आपने पूरा वीडियोस देखा है तो उसमें मिलेगा आपको, मेलोवंस्की ने कहा। किसने कहा? मेलोवंस्की ने कहा। तो ये एक लाइन मेलोवंस्की की थीम है। अगर इसने किसी ने ये 4 शब्द पकड़ लिए, समझ लिए, तो वो मेलोवंस्की को सर टेस्ट सीरीज आरपीएससी कॉलेज के अलावा भी सभी के अंदर है, लेकिन आप एक ही कोर्सेज लीजिए क्योंकि जो सिलेबस होता है उसमें लगभग समानता होती है, लगभग समानता होती है। तो ये थी हमारा कि संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। तो ये मेलोवंस्की की थीम थी। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं उन्होंने 3 भागों में बांटा, उनका संस्करण दिया जिसको हम आवश्यकताओं का संस्करण कहते हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति प्रत्युत्तर करती है, और इस कारण से भी कुछ आवश्यकताएं संस्कृति की है वो बन जाती है। उनको क्या कहते हैं? उनको प्रत्युत्तर आवश्यकताएं कहते हैं। व्युत्पन्न आवश्यकताएं क्या कहते हैं? व्युत्पन्न आवश्यकताएं कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उनका पूरा का पूरा अध्ययन इस पे चल रहा है। उनका पूरा का पूरा अध्ययन इस पे चल रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। इसलिए उनके प्रकार्यवाद को क्या कहते हैं? व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद कहते हैं, विशुद्ध प्रकार्यवादी कहते हैं। वो संरचना की बात कम करते हैं, वो व्यक्ति की आवश्यकताओं पे ध्यान पूरा देते हैं। तो ये उनकी थीम है। अगर आप मेलोवंस्की और ब्राउन को देखोगे तो दोनों में कुछ समानताएं हैं। दोनों ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद का अध्ययन किया है, दोनों ही ने सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है, यानी मानवशास्त्रीय अध्ययन किया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, कल आपने क्लास देखी और आज आपने क्लास देखी, तो मेलोवंस्की किसी और दिशा में जा रहे थे और ब्राउन किसी और दिशा के अंदर जा रहे हैं। ये व्यक्ति को संरचना का अंग जरूर मानते हैं, लेकिन फिर भी एक बात बोलते हैं कि संरचना ही महत्वपूर्ण है, व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा किसने कहा था? दुर्खिम ने कहा था। फर्स्ट वीडियो भी नहीं जी, यूट्यूब पे सारे वीडियोस नहीं डालेंगे हम, कुछ वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पे है वो मिल जाएंगे, लेकिन सारे के सारे वीडियोस है वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। एक इनकी पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, 1931 के अंदर है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संरचना, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों की सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था। तो इससे ये पता चलता है कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों का अध्ययन किया है। द अंडमान आइलैंडर्स 1908 के अंदर, 1906 से 1908 के अध्ययन किया था, इनका अध्ययन किया। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इनकी पुस्तक है द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानवशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र। ये प्रणेता भी मानते हैं कुछ लोग इसको कि सामाजिक मानवशास्त्र की जो शुरुआत है वो ब्राउन ने की थी। तो 1936 में इसमें उन्होंने सामाजिक मानवशास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र के समकक्ष है वो माना है। ये तुलनात्मक यानी मानवशास्त्र के अंदर विभिन्न जनजातियों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, लेकिन जब तुलनात्मक अध्ययन करें तो वहां की जो विशिष्ट सामाजिक या पर्यावरणीय स्थिति है उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ना कि सामाजिक संरचना पे स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव पड़ता है, तो ये कहते हैं कि जब तुलना करेंगे तो उन स्थानीय विशेषताओं पे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी करना चाहिए, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज 1950, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड
मैरिज, अफ्रीका के अंदर इन्होंने विवाह और नातेदारी का अध्ययन किया था। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक और है इनकी, ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी। ए नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान, इसका समाज का प्राकृतिक विज्ञान। तो मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, ये मान के चलते हैं, और इसमें प्राकृतिक विज्ञान की जो पद्धतियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है इसमें मानव शास्त्र के अंदर या समाज के इस अध्ययन के अंदर। तो पुस्तक का नाम ही पता चलता है, ए नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, एक समाज का प्राकृतिक विज्ञान, ये इनकी पुस्तक है। आगे है इनकी आलोचना है वो किन आधारों पर की जाती है। तो आलोचना इस आधार पर की जाती है कि ये कहते हैं कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद, ये मानव शास्त्र को पढ़ेंगे जब, देखो मैं कहता हूं आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो कुछ लोग इसको मानते हैं, किनको, रेड क्लिफ ब्राउन को मानते हैं फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किसका है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसका, और इसके बहुत सारे जो अलग अलग उपभाग हैं उनके अलग अलग जनक माने जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक मानव शास्त्र सोशल एंथ्रोपोलॉजी पर एक वीडियोस बनाया हुआ है, वहां पे आपको ये सारी चीजें वो डिटेल में मिल जाएगी। तो मर्टन इसकी आलोचना करते हुए क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि प्रकार्यात्मक एकता है, लेकिन मर्टन कहते हैं कि नहीं, हमेशा प्रकार्यात्मकता नहीं होती, कभी कभी चीजें हैं वो दुष्प्रकार्यात्मक भी होता है। यू फंक्शन और डी फंक्शन की हम चर्चा कर चुके हैं। गुड इवनिंग। किस ब्राउन ने कहा कि एक इकाई के प्रकार्य सभी समाजों पे लागू होते हैं। मर्टन ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि एक इकाई का जो प्रकार्य है वो सभी समाजों में लागू नहीं किया जा सकता, केवल उसी समाज पे लागू किया जा सकता है। और एक इकाई का एक प्रकार्य हो, ब्राउन कहते हैं कि एक इकाई है उसका कोई ना कोई एक प्रकार्य होता है, केवल एक ही प्रकार्य होता है। तो मर्टन कहते हैं कि नहीं, अनेक प्रकार्य भी हो सकते हैं। क्या है, अनेक प्रकार्य भी हो सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। कोई अगर क्वेश्चन है आपके तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। मैं देख लेता हूं कुछ छूट तो नहीं गया है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पीजीटी की बुक्स, पीजीटी के लिए बताइए कि मैंने जो साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की आती है वो काफी कुछ अच्छी पुस्तकें आती है, तो आप उनको देख सकते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं इसको। तो ये हमारा आज की क्लास थी संरचनात्मक प्रकार्यवादी, ये मेलोवंस की, और उसके बाद में हम रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा इन्होंने अंतर किया है। ये जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद था वो 1950 के दशक में, एक नई बात है, 1950 के दशक के अंदर अपने चरम पे पहुंच गया था और 1960 के दशक के बाद में धीरे धीरे इसमें गिरावट आना शुरू हो गया था। देखो बुक्स में वैसे बता चुका हूं, बुक्स है वो साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की बुक्स है वो काफी अच्छी है। जो नेट के लिए एक बुक आती है जिनमें कुछ टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, वो है राउत पब्लिकेशन की, सिंधी एवं एसएल दोषी की है, नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत। और अगर आपको सामाजिक अनुसंधान के लिए पढ़ना है तो उसके लिए राम आहूजा की है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां। एक के तिवारी वाली मैंने नहीं पढ़ी है, कैसी है, अच्छी होगी। तो ये 1950 के दशक तो संरचनात्मक प्रकार्यवाद अपने चरम पे था, लेकिन बाद में धीरे धीरे 1960 के दशक में इसमें गिरावट आना शुरू हो गया था और बाद में नव प्रकार्यवाद है वो उभर कर आया था। और संरचनात्मक प्रकार्यवाद में दोनों को अलग अलग बताया है, संरचना और प्रकार्य को। तो संरचना के अंग हैं वो व्यक्ति है, इसलिए सामाजिक संरचना मूर्त होती है। इसके दो पहलू होते हैं, संरचना और जो प्रकार्य है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। वो किसने माने हैं, ब्राउन ने माने हैं। सामाजिक संरचना स्थायी होता है लेकिन इसके अंग है वो परिवर्तनशील होते हैं। आगे है कि इन्होंने संरचनात्मक, वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना, यानी सामान्य संरचना और संरचनात्मक स्वरूप में अंतर किया है। अफ्रीका की जनजातियों का अध्ययन किया और ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी, इनकी आलोचना है वो की गई है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। अगर आप
कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास लगभग समाजशास्त्र के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए कोर्स है। और अभी नवरात्रि पे 40% की छूट है वो मिल रही है, जो कि बाद में नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग में ही छूट मिलती है, बाद में नहीं मिलती है। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।